आवाज़ सही है। वेरी गुड मॉर्निंग है सभी का। कल हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? मैंग्रोव के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो मैंग्रोव संरक्षण की दिशा में प्रयासों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना। तो कल के पॉइंट को एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल शुरुआत ही हुआ था शायद मैंग्रोव से, है ना। तो हम लोग जाने थे कि मैंग्रोव क्या है। दूसरा, हमने देखा कि मैंग्रोव किस वातावरण में विकसित होते हैं। तीसरा, हमने देखा कि मैंग्रोव से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। चौथा, हमने देखा था कि मैंग्रोव जो पारिस्थितिकी उसमें अनुकूलन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हमने देखा था कि मैंग्रोव की जो विशेषताएं कुछ होती है, पारिस्थितिकी विशेषताएं, वो था मैंग्रोव के समक्ष चुनौतियां क्या है और संरक्षण के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं। तो उसमें हमने दो भागों में बांट लिया था, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और दूसरा राष्ट्रीय प्रयास। राष्ट्रीय प्रयासों में दो पॉइंट पर चर्चा हुआ था। एक जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है वो, और दूसरा कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है वो क्या है। थोड़ा सा राष्ट्रीय प्रयासों को ही अभी हम आगे बढ़ाएंगे कि मैंग्रोव संरक्षण की दिशा में और क्या क्या हुए हैं। तो उसी में तीसरा पॉइंट लिखेंगे राष्ट्रीय प्रयासों में ही। मिस्टी योजना भारत सरकार के द्वारा एक लाया गया था। तो मिस्टी योजना है ना। मिस्टी योजना। तो मिस्टी योजना जो है भारत सरकार के द्वारा 2023-24 के बजट में इसे लाया गया था। इसके लाने का पर्पस क्या था, उस पर धीरे धीरे जब चलेंगे तो वो आगे आ जाएगा, है ना। तो 2023-24 के बजट में, केंद्रीय बजट में आया था ये जो मिस्टी योजना है। इसका जो मूल पर्पस है, अगले 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में 540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव का विस्तार करना। 540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव का विस्तार करना। और इसके लिए, मैंग्रोव के विस्तार करने के लिए 11 राज्य, 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 11 राज्य और 2 केंद्र शासित यानी यूटी केंद्र शासित प्रदेश का चयन किया गया है। चयन किया गया है। और चौथा, इसका एक मूल पर्पस है कि मैंग्रोव के माध्यम से जो कोस्टल कम्युनिटी है, तटीय समुदाय के लिए आजीविका तैयार करना। तटीय समुदाय के लिए आजीविका, आजीविका का सृजन करना या आजीविका तैयार करना। तो चूंकि ये बिल्कुल रिसेंट है, तो प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन आ सकता है। सीधा सा प्रश्न हो सकता है कि मिस्टी योजना के बारे में क्या सही है और क्या गलत है। तो मिस्टी योजना के बारे में क्या सही है क्या गलत है। तो पहला पॉइंट क्या है कि 2023-24 ऐसे ही स्टेटमेंट रहेंगे कि इस बजट में लाया गया। दूसरा, केंद्र प्रायोजित योजना है या राज्य के द्वारा है। कितने क्षेत्रों में मैंग्रोव का विस्तार करना है वो आ सकता है। इसके लिए तटीय और जो केंद्र शासित प्रदेश के कुछ राज्यों का चयन किया गया जिसमें हमें मैंग्रोव के क्षेत्र का विस्तार करना है। और तटीय समुदाय, चूंकि हम देखते हैं कि मैंग्रोव से हमें कई प्रकार के साधन मिलते हैं ना, ईंधन मिलता है, चारा मिलता है, औषधि जड़ी बूटी मिलती है। तो तटीय समुदाय का इस पर क्या है, आजीविका निर्भर रहता है। तो मैंग्रोव के क्षेत्र का विस्तार करके तटीय समुदाय के लिए रोजगार का सृजन करना, ये भी इसका उद्देश्य है। तो इसमें पूछेंगे आपसे कि मिस्टी योजना के बारे में क्या सही है और क्या गलत है। दूसरा, चौथा जो हो जाएगा, एक है चौथा, लिखिए राष्ट्रीय तटीय मिशन। राष्ट्रीय
राष्ट्रीय तटीय मिशन, राष्ट्रीय तटीय मिशन यानी नेशनल कोस्टल मिशन है। जो राष्ट्रीय तटीय मिशन है, तो इस मिशन में मूल रूप से क्या है कि 38 क्षेत्रों का, या इसमें 38 मैंग्रोव के क्षेत्रों का, 38 मैंग्रोव के क्षेत्रों का, 38 मैंग्रोव के क्षेत्रों का चयन, 38 मैंग्रोव के क्षेत्रों का चयन संरक्षण के लिए किया गया है। संरक्षण के उद्देश्यों के लिए किया गया, 38 है ये। संरक्षण के उद्देश्यों के लिए, संरक्षण के उद्देश्यों के लिए किया गया है ना। तो और ये जो 38 मैंग्रोव के स्थल हैं, बेसिकली तटीय क्षेत्र में अवस्थित हैं। केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए क्या किया जा रहा है, तो ऐसे मैंग्रोव के संरक्षण, ये जो 38 हैं, ऐसे मैंग्रोव के संरक्षण के लिए, ऐसे मैंग्रोव के संरक्षण के लिए, ऐसे मैंग्रोव के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार, ऐसे मैंग्रोव के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, वित्तीय सहायता दे रही है, वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। तो प्रदान कर रही है ना। तो इस पर भी स्टेटमेंट करके प्रीलिम्स में आ सकता है कि राष्ट्रीय तटीय मिशन के बारे में क्या सही है और क्या गलत है। दो ही मेन स्टेटमेंट है कि देश के तटीय क्षेत्रों में 38 मैंग्रोव स्थलों का चयन किया गया है जिसके संरक्षण की आवश्यकता है या फिर जरूरत है, और उसके संरक्षण के लिए राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। तो ये है चौथा। पांचवा जो एक प्रमुख पहल है, इसको हम कहते हैं SI यानी सैम पहल के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये जो सैम पहल है, हाँ नाम सुना है इसका? सुना है? नहीं, क्यों? हम लोग कल पढ़े थे ना कि जो मैंग्रोव है, एक्वा कल्चर से मैंग्रोव को हानि होती है, कुछ याद है? तो उसी हानि से बचने के लिए कुछ परियोजनाएं चलाई जा रही है जिसको हम SAIME कहते हैं ना, सैम पहल है ना। तो SAIME सैम पहल है, ये केंद्र सरकार की पहल है राज्यों के सहयोग से। इसका फुल फॉर्म होता है, पहला पॉइंट इसका लिखिए तो आप, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम है ना। तो सस्टेनेबल, इंग्लिश शब्द लिखिए, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। अब इस नाम में ही इसका अर्थ निहित हो जाता है। जैसे कल के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि चाहे सॉल्ट पैन हम बनाएं, उससे भी मैंग्रोव को नुकसान हो रहा था, या फिर अगर हम तटीय क्षेत्र में एक्वाकल्चर जल कृषि करते हैं तो मैंग्रोव को क्या होता है, क्षति या हानि होती है। उसको रोकने के लिए एक सेम पहल की शुरुआत की गई है जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। अभी इसको हटा दीजिए, यहाँ तक रखिए। सस्टेनेबल का क्या अर्थ होता है? हिंदी शब्द इसके लिए धारणीय, सतत होता है। इसका अर्थ है कि एक्वा कल्चर को इस तरीके से करना है जिससे मैंग्रोव इकोसिस्टम का भी नुकसान ना हो और जो हम जल कृषि करते हैं वो भी हो रहे, यानी कि एक्वा कल्चर और मैंग्रोव प्रोटेक्शन को एक दूसरे से इंटरलिंक कर दिया गया है। और ये पहल जो है बंगाल और उड़ीसा में शुरू किया गया है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लिखिए इस पहल के तहत, दूसरा पॉइंट, इस पहल के तहत
इस पहल के तहत एक्वाकल्चर और मैंग्रोव संरक्षण को एकीकृत कर दिया गया है। मैंग्रोव संरक्षण को एकीकृत कर दिया गया है। मैंग्रोव संरक्षण को एकीकृत कर दिया गया है। बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में, तीसरा पॉइंट, बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में, बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में, बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में इस पहल की शुरुआत की गई है। बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में इस पहल की शुरुआत की गई है। ये भी करंट है, 2024 में शुरू किया गया ये पहल, तो बिल्कुल करंट ही है लगभग। तो आपसे पूछेगा कि हाल ही में जो सैम पहल की शुरुआत की गई है इसके बारे में क्या सही है और क्या गलत है। पहला स्टेटमेंट कि इसके तहत एक्वाकल्चर और मैंग्रोव संरक्षण दोनों पर जोर दिया गया है। दूसरा, इस पहल के तहत बंगाल और उड़ीसा में कार्य शुरू हुए हैं। तो कुछ स्टेटमेंट करके आपसे पूछे जाएंगे। पांचवा, छठा जो मैंग्रोव प्रोटेक्शन के लिए हमारे यहाँ है, संरक्षण या संरक्षित क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र नेटवर्क, संरक्षण क्षेत्र नेटवर्क का निर्माण, संरक्षण क्षेत्र नेटवर्क का निर्माण। जो संरक्षण क्षेत्र नेटवर्क होता है, ये इस पर आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ लिंक क्या है और इसको कैसे समझना है ये ध्यान से देखिए। संरक्षण क्षेत्र नेटवर्क का अर्थ होता है ऐसा कोई भी प्राकृतिक क्षेत्र जहाँ पर पर्यावरण की हानि हो रही है या हुई है, तो उस पर्यावरणीय हानि की भरपाई करने के लिए उस क्षेत्र में हम मानवीय एक्टिविटी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ताकि जो पर्यावरण की हानि हुई है उस हानि की भरपाई की जा सके, जो इन्वायरमेंट की लॉस हुई है उसको फिर से रीगेन कर लिया जाए। तो अगर ऐसा कोई क्षेत्र बनाया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, संरक्षण क्षेत्र नेटवर्क, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। शब्द नया लग रहा है बट आप जानते हैं, आप किसको जानते हैं, अब हम वहाँ आते हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान है इसका एग्जाम्पल, नेशनल पार्क इसका एग्जाम्पल है, वाइल्ड लाइफ इसका एग्जाम्पल है, बायोस्फीयर रिजर्व इसका एग्जाम्पल है। ये सब क्या है, संरक्षण क्षेत्र नेटवर्क है। नेशनल पार्क में हम क्या करते हैं, किसी प्राकृतिक क्षेत्र को घोषित करते हैं, और जिस प्राकृतिक क्षेत्र को हम नेशनल पार्क घोषित करते हैं वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी को क्या किया जाता है, सीमित कर दिया जाता है कि इस क्षेत्र में जो है सो ये कार्य नहीं होगा। कोई वाइल्ड लाइफ है तो वहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं होगा, ये विधान के तहत निर्धारित कर दिया जाता है। कोई बायोस्फीयर है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वो वहाँ पर निर्धारित कर दिया जाता है। तो हमारे यहाँ क्या है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है एक, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत भारत में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का प्रावधान किया गया है। यानी कि इसी विधान के तहत हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान बनता है, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य बनता है, जितने भी संरक्षण क्षेत्र होंगे बनेंगे। तो उस संरक्षण क्षेत्र में हमारे यहाँ एक समुद्री संरक्षित क्षेत्र भी है, बात समझ में आ रही है, जिसको कहेंगे मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया। जैसे आप मान लीजिए गुजरात का रन ऑफ कच्छ है या कच्छ का क्षेत्र है, तो कच्छ की खाड़ी भारत का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। अगर वहाँ समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाया गया तो उस क्षेत्र में जो भी महासागरीय फ्लोरा और फौना होगा उसका हम क्या करेंगे, संरक्षण। सुंदरबन ये भी संरक्षित क्षेत्र है। सुंदरबन एक नेशनल पार्क है, इतना तो पता है ना। तो सुंदरबन नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क होने का अर्थ क्या हुआ, संरक्षित क्षेत्र है। और संरक्षित क्षेत्र है तो इसका अर्थ है कि वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी को हम क्या कर लेते हैं, सीमित कर लेते हैं। इसमें लिखेंगे संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में, लेकिन इसका तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, इसका तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, इसका तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जहां पर, इसका तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय जो है ना उतना लंबा नहीं होगा। तो आप जो पेज छोड़ रहे होंगे ना बाएं तरफ या दाएं तरफ, उसको कवर कर लीजिएगा, उसमें 3-4 पॉइंट आएगा।
जैसे कल, है ना, उतना लंबा उतना लंबा छोड़ने के उसमें 3-4 पॉइंट आएगा, तो उतना लंबा छोड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे याद आ गया, बहुत सारे लोगों को देख रहे थे छोड़ते हुए, तो इसलिए मैंने बोल दिया। क्या लिख रहे थे? इसका तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जहां जहां पर्यावरण की हुई हानि जहां पर्यावरण की हुई हानि की भरपाई के लिए जहां पर्यावरण की हुई हानि की भरपाई के लिए मानवीय मानवीय हस्तक्षेप को मानवीय हस्तक्षेप को सीमित किया जाता है। मानवीय हस्तक्षेप को सीमित किया जाता है। मानवीय हस्तक्षेप को सीमित किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972, भारत में वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण नहीं, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ऐसे लिखिए, वन्य जीव भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ऐसे क्षेत्रों का प्रावधान करता है। ऐसे क्षेत्रों का क्या अर्थ हुआ? संरक्षण क्षेत्र का। ऐसे क्षेत्रों का प्रावधान करता है। ऐसे क्षेत्रों का प्रावधान करता है। तीसरा पॉइंट देखिए, कच्छ की खाड़ी सुंदरबन, कच्छ की खाड़ी सुंदरबन, कच्छ की खाड़ी सुंदरबन संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल है। कच्छ की खाड़ी सुंदरबन, कच्छ की खाड़ी सुंदरबन समुद्री संरक्षित नेटवर्क में शामिल है। समुद्री संरक्षित नेटवर्क में शामिल है। समुद्री संरक्षित नेटवर्क में शामिल है। तो छठा, ये सातवां क्या हो जाएगा? सामुदायिक, सामुदायिक एवं राज्य आधारित मॉडल, सामुदायिक एवं राज्य आधारित मॉडल, है ना, राज्य आधारित मॉडल। तो कई राज्यों में मैंग्रोव संरक्षण के लिए क्या है ना, कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। वो है, जैसे गुजरात में जो है ना, गुजरात में गुजरात में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से मैंग्रोव का संरक्षण किया जा रहा है। सामुदायिक भागीदारी द्वारा, सामुदायिक भागीदारी द्वारा, है ना, यानी कि कच्छ की खाड़ी में वहां पर आम जनता के सहयोग से मैंग्रोव संरक्षण के कार्य क्या हो रहे हैं, किए जा रहे हैं। इसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार द्वारा मैंग्रोव संरक्षण के लिए पृथक प्रयास किया जा रहा है। क्या? तो महाराष्ट्र में मैंग्रोव सेल बनाया गया है मैंग्रोव संरक्षण के लिए। मैंग्रोव सेल एवं मैंग्रोव फाउंडेशन कार्य करता है। मैंग्रोव फाउंडेशन, है ना, तो मैंग्रोव सेल, मैंग्रोव फाउंडेशन कार्य करता है। तमिलनाडु में मैंग्रोव संरक्षण के लिए, तमिलनाडु, है ना, तो तमिलनाडु में मैंग्रोव संरक्षण के लिए पिचावरम, पिचावरम ये मैंग्रोव का क्षेत्र है तमिलनाडु में। पिचावरम, पिचावरम मैंग्रोव पुनरुद्ध पिचावरम, पिचावरम मैंग्रोव पुनरुद्धार, पिचावरम मैंग्रोव पुनरुद्धार योजनाएं काम कर रही है ना। तो पिचावरम मैंग्रोव पुनरुद्धार योजना है यहाँ पे, इसके माध्यम से। इसी तरीके से
आप देखोगे कि एक संस्था है भारत में जिसको हम कहते हैं MS स्वामीनाथन, जो कृषि वैज्ञानिक थे। MS स्वामीनाथन संस्था है ना। तो जो MS स्वामीनाथन संस्था है, इसके द्वारा उड़ीसा इसके द्वारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों में, तमिलनाडु जैसे राज्यों में मैंग्रोव संरक्षण, तमिलनाडु जैसे राज्यों में मैंग्रोव संरक्षण किए जा रहे हैं, मैंग्रोव संरक्षण किए जा रहे हैं ना। तो ये भी मैच करने के लिए आ सकता है कि गुजरात में जो मैंग्रोव संरक्षण का मॉडल है, गुजरात में जो मैंग्रोव संरक्षण का मॉडल है वो क्या है। तो गुजरात में जो मैंग्रोव संरक्षण का मॉडल है, कच्छ की खाड़ी में कम्युनिटी पहल के माध्यम से मैंग्रोव का संरक्षण किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मैंग्रोव संरक्षण के लिए मैंग्रोव सेल और मैंग्रोव फाउंडेशन बनाया गया है। तमिलनाडु में एक जगह है पिचावरम या पिचवारम लिखा रहता है, वो मैंग्रोव का ही क्षेत्र है। तो वहां पर जो मैंग्रोव की हानि हुई उसकी भरपाई के लिए पिचावरम आधारित मैंग्रोव पुनरुद्धार योजना चलाई जा रही है। और स्वामीनाथन संस्थान है जो उड़ीसा, आंध्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मैंग्रोव संरक्षण इसके द्वारा किया जा रहा है। तो कुछ राज्य आधारित मॉडल भी हैं इसमें। क्यामा पॉइंट था बड़े पॉइंट में? 8वां लिखेंगे मैंग्रोव समिति है ना, राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति, राष्ट्रीय नेशनल राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति। तो राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति भी है अपने यहाँ। ये जो राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति है इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। स्थापना 1976 में हुआ था पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, लेकिन पूरा इस समय मंत्रालय, अब इस समय तो वन पर्यावरण मंत्रालय ही होता था, लेकिन प्रेजेंट में इस पूरे का नाम क्या है, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। 1993 में इसका नाम थोड़ा सा बदल दिया गया। 1993 में इसे इसे मैंग्रोव इसे मैंग्रोव एवं कोरल रिफ पर, मैंग्रोव एवं कोरल रिफ पर, मैंग्रोव एवं कोरल रिफ पर राष्ट्रीय समिति कर दिया गया। तो 1993 में राष्ट्रीय समिति कर दिया गया, राष्ट्रीय समिति कर दिया गया। तो पहले इसका अर्थ यह है कि जब नाम बदला तो थोड़ा बहुत इसका काम भी क्या हुआ होगा, बदल गया होगा। तो पहले केवल किस नाम से जाना जाता था, राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति, जो मैंग्रोव संरक्षण पर कुछ सुझाव सरकार को देता होगा। लेकिन 1993 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, मैंग्रोव और कोरल रीफ पर राष्ट्रीय समिति। तो इसका अर्थ है कि मैंग्रोव के साथ साथ कोरल के प्रोटेक्शन पर भी ये काम करना शुरू किया होगा। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा कि इस समिति में पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होते हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होते हैं, शामिल होते हैं जो पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो मैंग्रोव और प्रवाल संरक्षण पर, जो मैंग्रोव और प्रवाल संरक्षण पर कार्य करते हैं, जो मैंग्रोव और प्रवाल संरक्षण पर
कार्य करते हैं। तो इस पर भी एक प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति के बारे में क्या सही है। पहला, स्थापना 1976 में, किस मंत्रालय के द्वारा? तो नाम सेम भी रह सकता है और नाम को मंत्रालय बदल भी दिया जाएगा। नाम 93 में चेंज कर दिया गया, तो क्या नाम हो गया? मैंग्रोव और कोरल रीफ पर राष्ट्रीय समिति। पर्यावरण विशेषज्ञ होंगे, ये पॉइंट याद रहना है। और फिर काम क्या है कि मैंग्रोव और परवाल संरक्षण पर सरकारों को सुझाव देना कि किस तरह की नीतियां होनी चाहिए, उस पर ये काम करते हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं लिखाऊं तो शाम तक इसी पर क्लास चल जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि उतना ही पढ़िए जितना कि, जैसे आप देखोगे, तटीय संरक्षण के लिए भारत में कई सारे ब्लू फ्लैग प्रमाण होता है। एक ब्लू फ्लैग ब्लू फ्लैग प्रमाण है ना, ये मैंग्रोव पर भी लागू होगा और जो कोस्टल इकोसिस्टम जितने होते हैं ना, सब पर लागू होगा ये। तो ब्लू फ्लैग प्रमाण है क्या और किसके द्वारा दिया जाता है? और ये जो है सो समुद्री तटों को दिया जाता है। ब्लू फ्लैग प्रमाण जो है ना, किसको दिया जाता है? तो ब्लू फ्लैग प्रमाण जो है समुद्री तटों को दिया जाता है। समुद्री तटों को दिया जाता है। समुद्री तटों को दिया जाता है। तो अगर भारत में समुद्री तटों को दिया जाए तो दो चार नाम बता सकते हैं कि किसको दिया जा सकता है? कि इमेजिन कीजिए, हो सकता है गुजरात के कुछ तट को मिला हो, महाराष्ट्र के कुछ तट को मिला हो, गोवा है, तमिलनाडु, केरल, जितने भी हमारे यहाँ हैं, इनको हो सकता है कि ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला होगा। ब्लू फ्लैग प्रमाण जो है ये डेनमार्क की एक संस्था के द्वारा दिया जाता है। डेनमार्क की संस्था डेनमार्क की संस्था के द्वारा दिया जाता है। डेनमार्क की संस्था के द्वारा दिया जाता है ना। तो वहाँ पर एक एजुकेशन फॉर सोसाइटी नामक संस्था है डेनमार्क में। तो डेनमार्क की एक संस्था के द्वारा समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया जाता है। ये जो डेनमार्क की संस्था है जो ब्लू फ्लैग प्रमाण देती है, 33 मानदंड 33 मानदंड जिनको जिनको 4 कैटेगरी में रखा जाता है। 4 कैटेगरी में 4 कैटेगरी में रखा जाता है। तो किसी भी समुद्री तट को जो डेनमार्क की ये संस्था है ब्लू फ्लैग प्रमाण देते हैं, तो उसमें कुल 33 मानदंड होते हैं। उन 33 मानदंड को कितने भागों में बांट दिया जाता है? 4 भागों में। तो जो 4 भागों में ये बांट दिया जाता है, इसमें एक होता है कि तटीय पर्यावरणीय सुरक्षा। तटीय पर्यावरणीय सुरक्षा का क्या प्रावधान है? तो तटीय पर्यावरणीय सुरक्षा। दूसरा, पर्यावरणीय जो शिक्षा है, तो पर्यावरणीय शिक्षा है ना, एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा। तीसरा, दिव्यांग जनों के लिए तटों के पास क्या प्रबंध है? दिव्यांग जनों के लिए व्यवस्था है ना, दिव्यांग जनों के लिए व्यवस्था। प्रदूषण समन का क्या प्रबंधन है? तो प्रदूषण समन है ना। तो इस तरह के मानकों के आधार पर जो है डेनमार्क की ये जो फाउंडेशन है उसके द्वारा जो है तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया जाता है। अब ये जो तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया जाता है, जाहिर सी बात है कि भारत में 14 तट को, एक बार आप देख लेंगे, 14 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। ब्लू फ्लैग ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। एक बार मोबाइल है ना आप सबके पास?
दिव्यांग जनों के लिए सुरक्षा, प्रदूषण नहीं, सॉरी, दिव्यांग जनों के लिए सुरक्षा, दिव्यांग जनों के लिए सुरक्षा, प्रदूषण शमन के उपाय क्या हैं, है ना? प्रदूषण शमन के उपाय। सबके पास मोबाइल है, लिखिए तो भारत के कितना, 14 है ना? तो भारत के 14 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। आपका काम है इन तटों का नाम और राज्य लिख लेना, हो जाएगा। 14 तट हैं भारत को जिनको डेनमार्क की संस्था के द्वारा ब्लू फ्लैग मिला। अब आप इसको कोस्टल प्रोटेक्शन से इंटरलिंक कीजिए कि ब्लू फ्लैग प्रमाण जो है कैसे तटीय सुरक्षा से जुड़ता है। जैसे हमने क्या लिखा है कि 33 है, जिसमें कि सबको 4 मानक में बदल दिया जाता है कि अगर ये चीज यहाँ पर अच्छा है तो फिर हम इस तट को क्या करेंगे, ब्लू फ्लैग प्रमाण देंगे। तो अगर वहां पर तटीय पर्यावरण की सुरक्षा की व्यवस्था है, एनवायरमेंटल एजुकेशन की व्यवस्था है, दिव्यांग जनों के लिए बेहतर सुविधाएं हैं और प्रदूषण जो हो रहा है उसके निदान के उपाय हैं, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैंग्रोव, क्या हमें मैंग्रोव संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ना कि इस मानक के आधार पर अगर किसी तट को दिया जा रहा है तो निस्संदेह वहां पर पर्यावरणीय प्रबंधन के बेहतर उपाय हैं। लाभ क्या होगा इसका, अगर इन भारत के 14 तटों को ब्लू फ्लैग मिला है, क्या होगा लाभ। अब ये तट क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया। बात समझ में आ रही है ना कि भारत में अंडमान में एक राधानगर बीच है और उस राधानगर बीच को डेनमार्क की संस्था ने ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया। केरल में कप्पर है जिसको ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला हुआ है। उड़ीसा में गोल्डन बीच है जिसको ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला हुआ है। तो बात समझ में आ रही है ना। तो जब इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा दिया जाता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ जाएंगे। तो क्या होगा, नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज्म यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि लोगों को क्या लगेगा कि भाई यहाँ पर डेनमार्क की संस्था ने दी है तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर हर एक तरह के प्रबंध हैं, तो फिर यहाँ पर एक बार घूमना चाहिए, आपका भी मन करेगा। तो नीचे में लिखिए कि मिला है, इसका लाभ क्या होगा। तो लाभ में लिखिए, लाभ में लिखिए क्या होगा इसका, लिखिए इससे 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 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, इससे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर, इससे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ये चर्चा में आ जाते हैं, चर्चा में आ जाते हैं। इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चर्चा में आ जाते हैं, जिससे तटीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, जिससे तटीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता, कोस्टल टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। आपके लिए एक होमवर्क हो गया, क्या होमवर्क है, 14 तट कौन कौन से हैं, उनका नाम और सामने में राज्य। वो भी प्रश्न आ जाएगा कि इनमें से कौन, दो तरीके से पूछेंगे, इनमें से कौन तट है जिसको ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला हुआ है। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको मिला भी होगा और कुछ नहीं भी, मैच करके देंगे, आप सेलेक्ट करेंगे। और दूसरा प्रश्न का तरीका होगा, एक तरफ ब्लू फ्लैग तट और सामने में राज्य, क्रॉस मैच करने के लिए वो सही है या गलत। तो यहाँ पर आप 14 तट और उसका नाम लिख लेंगे, हो जाएगा ना ये। ठीक, मैं पूछूंगा कल। 9 पॉइंट हम लोगों ने लिखा, आप कितना लिखोगे मेंस में, है ना, छोड़ दें। अंतरराष्ट्रीय बचा हुआ है ना, अंतरराष्ट्रीय प्रयास। जब पढ़ा रहे थे तो ऑनलाइन वाले कमेंट लिख रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय आपने छोड़ दिया। अगर मैं इन लोगों के पास रहता ना तो ये लोग मेरा गला दबा दिया रहता। नहीं ऐसे लिख रहे थे, अंतरराष्ट्रीय प्रयास नहीं पढ़ाओगे क्या। अब लिखा गया है तो हो गए ही, धैर्य धारण करके रहना चाहिए। लिखिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास, अंतरराष्ट्रीय प्रयास, है ना। तो अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में जो सबसे पहला और प्रमुख है वो है इंटरनेशनल अलायंस फॉर मैंग्रोव, है ना। तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल अलायंस, इंटरनेशनल अलायंस फॉर मैंग्रोव,
मैंग्रोव, है ना। तो इंटरनेशनल अलायंस फॉर मैंग्रोव है, इसको मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट भी कहते हैं, है ना। तो इसे मैंग्रोव इसे मैंग्रोव अलायंस, गठबंधन हुआ ना, अलायंस का अर्थ है, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट भी कहते हैं, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट भी कहते हैं। तो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट भी कहते हैं इसको, है ना। ये जो है ना, COP27 में अस्तित्व में आया था, COP27 में अस्तित्व में आया था, अस्तित्व में आया था। तो COP27 ये कौन सा कॉप है? तो जलवायु परिवर्तन पर जो कॉप कॉन्फ्रेंस होता है ना, उसमें ये जो 27 में था, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कहाँ पर हुआ है? ब्राजील के बेलिम में, है ना। तो ब्राजील के बेलिम में जो कॉप कॉन्फ्रेंस हुआ वो कैमा था? 30वां, सही हो ना। तो उससे 3 पीछे जाइए, 30, 29, 28, 27। तो 27वां जो कॉप कॉन्फ्रेंस हुआ था जलवायु परिवर्तन पर, उसमें ये अलायंस अस्तित्व में आया था। ये जो अलायंस है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका भारत भी सदस्य है, इसका भारत भी सदस्य है, इसका भारत भी सदस्य है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जलवायु परिवर्तन समन में, जलवायु परिवर्तन समन में, जलवायु परिवर्तन समन में मैंग्रोव की भूमिका, मैंग्रोव की भूमिका, जलवायु परिवर्तन समन में मैंग्रोव की भूमिका को उजागर करना, उजागर करना एवं मैंग्रोव संरक्षण तथा विस्तार, मैंग्रोव का संरक्षण, मैंग्रोव का संरक्षण विस्तार, है ना। ये अपने आप में एक प्रश्न है, आपसे पूछेगा कि मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट के बारे में क्या सही है और क्या गलत है। पहला स्टेटमेंट, हाल ही में यह ब्राजील के बेलिम सम्मेलन में अस्तित्व में आया, तो सही होगा या गलत? नहीं पढ़े रहेंगे तो 90% क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे कि सही है होगा। तो लेकिन आया कहाँ था अस्तित्व में? तो ये 27वां जो मिस्र के शर्म शेख शहर में सम्मेलन हुआ था, वहां पर ये अस्तित्व में आया था। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें एक स्टेटमेंट होता है कि भारत इसका सदस्य है, भारत इसका सदस्य नहीं है। तो यहाँ है वो लिखेगा कि भारत इस गठबंधन में शामिल नहीं है। नहीं पढ़े होंगे तो कहेंगे ठीक ही होगा, भारत कहाँ से इसमें होगा। तो ये बड़ा सरल भी है अगर जानकारी है तो, नहीं जानकारी है तो बड़ा कठिन भी है। और तीसरा क्या है कि जलवायु परिवर्तन संबंध में जो मैंग्रोव की भूमिका है, हम लोग पढ़े ना, मैंग्रोव कार्बन सिंक का क्षेत्र है, पढ़े ना उसकी विशेषता में। तो कार्बन सिंक का क्षेत्र है, तो इसका अर्थ है कि मैंग्रोव की वनस्पति जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसमें कार्बन खर्च करते हैं। और जब वो कार्बन खर्च करते हैं तो वायुमंडल में कार्बन की मात्रा क्या होती है? कम होती है, नियंत्रित होती है, जिससे भूमंडलीय तापन क्या होता है? कम होता है। तो ये जो मैंग्रोव की भूमिका है उसको विश्व समुदाय के सामने लाना है, और मैंग्रोव का इसके कारण हमें संरक्षण भी करना है और क्या करना है? विस्तार। अब थोड़ा सा इसको लिंक कीजिए, भारत में मिस्टी योजना पढ़े हैं। तो अब इसमें ये था कि भारत जब शर्म शेख में गए, मैंग्रोव अलायंस में शामिल हुए, तो उस अलायंस में क्या था कि आप मैंग्रोव का संरक्षण करेंगे और विस्तार करेंगे। फिर अगले बजट में भारत ने लाया मिस्टी योजना। तो मिस्टी योजना का संबंध इसी से था कि इस गठबंधन में आने के बाद भारत की जिम्मेदारी क्या थी कि अपने यहाँ मैंग्रोव का संरक्षण और विस्तार करे। तो मिस्टी योजना लाई गई कि आने वाले 5 वर्षों में हम 540 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव के क्षेत्र का क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। वहां से इसको लिंक करके रखना है। तो एक क्या हो गया? मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, पहला। दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगा, हम इसमें थोड़ा सा लिंक कर लेंगे किससे?
तो रामसर कन्वेंशन से, रामसर कन्वेंशन या रामसर अभिसमय, रामसर कन्वेंशन जो है ना, वैसे आर्द्र भूमि या रामसर स्थल के संरक्षण से है ना, रामसर स्थल के संरक्षण से है ये, रामसर स्थल के संरक्षण से है ना। तो मैंग्रोव हो सकता है रामसर स्थल में, है मैंग्रोव के क्षेत्र भी रामसर स्थल में होते हैं, है ना। तो ये जो रामसर कन्वेंशन हुआ है 2 फरवरी 1971 में, 2 फरवरी 1971 में, 1975 से लागू है। तो रामसर कन्वेंशन का जो प्रावधान है ना 1975 से लागू है। और तीसरा 1982 में भारत शामिल हुआ रामसर कन्वेंशन में, भारत इंक्लूड हुआ 1982 में, है ना। और इसका संबंध इससे है कि मैंग्रोव जैसे पारिस्थितिकी भी, मैंग्रोव जैसे या मैंग्रोव तटीय लैगून, मैंग्रोव तटीय लैगून जैसे पारिस्थितिकी का संरक्षण करते हैं या तटीय पारिस्थितिकी के संरक्षण से जुड़े हैं, संरक्षण से जुड़े हैं, है ना। तो हम दो संदर्भ में इसको ले लिए हैं कि अगर प्रश्न ये आ जा रहा है कि तटीय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या किया गया है, बात समझ में आ रही है। तो तटीय पर्यावरण की सुरक्षा में, तो तटीय पर्यावरण का क्या अर्थ होगा, कल पढ़े थे ना हम लोग। इसमें मैंग्रोव आएगा, ज्वार नदमुख आएगा, लैगून आ जाएगा, प्रवाल आ जाएगा। और जो लैगून होता है या जो प्रवाल है या जो मैंग्रोव है वो भी आर्द्र भूमि में शामिल होता है। तो रामसर स्थल अगर आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है और उसमें ये सब शामिल है, तो अपने आप ये इस कन्वेंशन से हमारा क्या होता है, जुड़ जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर कन्वेंशन। तीसरा यूनेस्को के, यूनेस्को के, यूनेस्को के प्रयास, यूनेस्को के प्रयास। तो यूनेस्को के जो प्रयास होते हैं, इसका अर्थ है यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जाता है ना जी, विश्व धरोहर स्थल के माध्यम से, विश्व धरोहर स्थल के माध्यम से, धरोहर स्थल के माध्यम से संरक्षण के प्रयास किए जाते हैं, संरक्षण के प्रयास किए जाते हैं, संरक्षण के प्रयास किए जाते हैं, है ना। तो अब प्रश्न, हम तो तटीय पारिस्थितिकी पढ़ रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? हम्म, अब ये भी बताना हमारा काम, ऐसे करने से होगा। कितने? वो रामसर साइट है, यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात हो रही है। मोबाइल में लिखिए 48 के आसपास होना चाहिए, लिखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, लिखिए मोबाइल में वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिखिए। 44 या जो भी, हाँ उसी के आसपास होगा, 44 सही है, करें 44 ही ना कहीं वो। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया कितना, 44 है ना, 44 है। 98 आप रामसर स्थल पर जा रहे थे। अब आप हमें ये बताइए, इस 44 में कोई कोस्टल क्षेत्र है जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? क्या सुंदरबन को मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा? यस या नो? आप देखो ना लिस्ट में होगा, मिला है ना सुंदरबन को। तो उसके माध्यम से है ना संरक्षण। सुंदरबन क्या है, मैंग्रोव का क्षेत्र है ना। तो लिखिए जैसे सुंदरबन, जैसे सुंदरबन, सुंदरबन एक आर्द्र स्थल भी है, सुंदरबन एक रामसर स्थल भी है, सुंदरबन यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये सब उसको दर्जा मिला हुआ है।
तो जैसे सुंदरवन, सुंदरवन इसमें शामिल है, जैसे सुंदरवन इसमें शामिल है, जो यूनेस्को के, जो यूनेस्को के सूची में शामिल है ना। तो सुंदरवन मैंग्रोव का भी क्षेत्र है ना ये। तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, हो जाएगा। अब इस पर पीटी में भी बहुत सारा प्रश्न आएगा, और मेंस में अगर आपको लिखना पड़े कि मैंग्रोव संरक्षण के लिए क्या हो रहे हैं, तो शब्द सीमा का ख्याल रखते हुए लिखना पड़ेगा। अगर तटीय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कहता है कि क्या किया गया है, तो ऐसे ही आपको लेकिन शब्द सीमा का ख्याल रखना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा कि ये चीजें इस तरीके से जा रही है। क्लियर है। इसमें कुछ प्रश्न है कि ब्लू कार्बन शब्द निम्न में से किन पारिस्थितिकी संबंध, मैंग्रोव होगा, समुद्री घास होगा, सॉल्ट मार्श होगा। अगर समुद्र के किनारे है तो वो भी होगा। तीनों ब्लू कार्बन में क्या बताया था, कल था ना ये चर्चा में, कि ब्लू कार्बन समुद्र तटीय पारिस्थितिकी को कहते हैं, जिसमें मैंग्रोव, ज्वारनदमुख, एस्चुरी, लैगून, प्रवाल, सी बेड सारा आ जाएगा इसमें। तो ये तो आपका है क्लियर ही। फिर इसमें एक है कि 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। उसमें से चयन करना है, यही है ना जी, कि गरान, या क्या लिखे हैं, गरान अनूप होने से समुद्र एवं मानवीय बस्तियों के बीच ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहां लोग रहते हैं। नहीं, सुरक्षा का भाव है। तो सुरक्षा किससे करता है, ये नहीं होना चाहिए। गरान भोजन और औषधि प्रदान करते हैं जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों की जरूरत होती है, ये भी नहीं होगा। गरान के वृक्ष घने बितान के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी दोनों से उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़, डी होना चाहिए आंसर, सघन और लंबी जड़ें होती है जो साइक्लोन और चक्रवात सबको आने से क्या करता है, रोकता है। डी होना चाहिए इसका आंसर। किसका भेजा हुआ है ये, मतलब डरिए मत, आपका तो सही है ना। हाँ, डी ही होगा। और फिर एक है कि भारत के निम्न क्षेत्र में से किसमें मैंग्रोव वन, सदाबहार, पर्णपाती तीनों का संयोजन है। मैंग्रोव, सदाबहार और पर्णपाती तीनों का संयोजन दो जगह पर होगा, एक बंगाल डेल्टा में होगा, एक अंडमान निकोबार में होगा। दो ही जगह ऐसे हो सकते हैं जहां पर होगा। बंगाल डेल्टा में जाएंगे तो डेल्टाई या मैंग्रोव वन भी है, तटीय क्षेत्रों में सदाबहार भी है, आप पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, और वहां पर पर्णपाती भी है। अंडमान निकोबार में भी तट में मैंग्रोव है, सदाबहार वन का वो क्षेत्र है ही। अंडमान में वैसा ही क्षेत्र जहां पर वर्षा थोड़ी सी कम होती है, वहां पर कुछ पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। इस प्रश्न में मेरे हिसाब से अंडमान निकोबार द्वीप आंसर होना चाहिए, है ना, यही होना चाहिए है, यह है ना, वही होगा। जैसे भारत में क्या है ना, आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि भारत में जो वनस्पति का वितरण है ना, वो वर्षा के वितरण से प्रभावित है। जैसे भारत में आप देखोगे कि जहाँ पर 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है वो सदाबहार वन का क्षेत्र है, और 75 सेंटीमीटर से या 76 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच जो वर्षा का क्षेत्र है वो पर्णपाती का है। पर्णपाती दो प्रकार के होते हैं, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती। 100 से 200 सेंटीमीटर में आर्द्र पर्णपाती और 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में शुष्क। सदाबहार भी दो प्रकार का होता है, आर्द्र सदाबहार, शुष्क। है वो सदाबहार, लेकिन उसमें भी जहां पर वर्षा 250 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हो जाती है वो आर्द्र सदाबहार में, उससे कम है तो शुष्क सदाबहार। तो इस तरीके से, और 75-76 सेंटीमीटर से कम वर्षा है तो झाड़ी और कंटीले वन मिलते हैं, खासकर अगर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा तो कंटीले या मरुस्थलीय वनों की प्राप्ति होती है। ये आप जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे सर आपको उसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, बढ़े आगे हम लोग। अगला लिखेंगे ज्वारनदमुख, हम पर्यावरण के प्रकार में ही है ना, तो लिखिए ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी, ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी, ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी वर्सेज लैगून पारिस्थितिकी, लैगून पारिस्थितिकी।
तो ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी बनाम लैगून पारिस्थितिकी। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, आप ध्यान से देखिए। दो चीजें इसमें आप पढ़ चुके हैं, या तीन चीज इस टॉपिक का। अगर मैं आपसे ये कहूं कि लैगून या ज्वारनदमुख से हमें क्या लाभ मिलता है, तो लगभग पढ़ चुके हैं ना हम लोग। हमने कहा था कि जो मैंग्रोव का लगभग लाभ है वही ज्वारनदमुख या लैगून का भी लाभ होगा, पहला। तो ये यहाँ पर कराया नहीं जाएगा, वो आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर मैं कहूँ कि हम ये पढ़ चुके हैं कि ज्वारनदमुख या लैगून के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, तो सही होगा या गलत? सही है। जो मैंग्रोव के समक्ष चुनौतियां हैं वही लैगून या ज्वारनदमुख के समक्ष, क्योंकि वो भी कोस्टल इको सिस्टम ही है। तीसरा, अगर मैं कहूं कि तटीय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या किया गया है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, अभी ही सारा पॉइंट आया है। तो ये तीन क्षेत्र नहीं चलेंगे, तो इसमें जानेंगे क्या हम कि ज्वारनदमुख हम किसे कहेंगे। पहला, ज्वारनदमुख का निर्माण कैसे होता है और ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी की क्या विशेषता होती है। ठीक उसी तरीके से हम लैगून किसे कहेंगे, लैगून का निर्माण कैसे होता है और लैगून पारिस्थितिकी की क्या विशेषता होती है। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम का अगला एरिया है जिसमें दो पर्यावरण हम एक साथ डिस्कशन करेंगे, तुलना हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। जिसमें एक है ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी और दूसरा क्या है, लैगून। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम आपको कुछ इमेज दिखाते हैं, थोड़ा सा उसको आप देखिए, फिर जो है सो आप इसको समझ पाएंगे। यहाँ पर तीन इकोसिस्टम का डायग्राम है। ये है ज्वारनदमुख, या इसको हम क्या कहते हैं, एस्चुरीज कहते हैं। ये लैगून पारिस्थितिकी है, और ये क्या है, झील। हमने लिखा है झील इकोसिस्टम भी पढ़ना है, तो अभी इसको साइड कर लेते हैं। पहले क्या है, ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी और लैगून इकोसिस्टम, पहले इस पर आते हैं। देख तो आपने दोनों को लिया है। ज्वारनदमुख क्या है, तो पहला पॉइंट ये समझिए कि ज्वारनदमुख नदी के मुहाने को कहते हैं। किसको कहेंगे, नदी के मुहाने को। हमारे साथ बोलेंगे, ज्यादा याद रहेगा, नहीं तो क्या हुआ है इसमें। यार आज चोट लग गया हमको इस उंगली में। देखो, इस कमेंट में आप देखोगे कोई लड़का किसी लड़के को नहीं पूछता है कि तुम इस टेलीग्राम ग्रुप में हो। अब कोई लड़की रहे तो नाम नहीं ले सकता, फलना जी आप इस ग्रुप में हो, हैं। अब कोई लड़का, अरे तू इस ग्रुप में है। देखो फर्क देखते हैं कितना है इनके लिखने का। एक से एक जो है सो, देखो ना लिखा हुआ है प्रिया आप टेलीग्राम ग्रुप में हैं। बौखलाइल रहता है ऑनलाइन वाला सब, घर में बंद रहता है, कहीं जाने का मौका मिलता नहीं है। एक ही माध्यम है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक, यही माध्यम है। पीवाई के लिए कौन सी बुक लें, कोई भी बुक ले लीजिए ना, उसमें कोई ऐसा थोड़े है, उसमें तो कोई प्रश्न होना है। तो किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए ना, इसमें थोड़े से मुहर लगा होगा। देखो सब हंस रहे हैं। चलिए यहाँ पर है ये ऑनलाइन वाले ही होते हैं जो टीचर का जान बचाए रखते हैं, एक से एक कमेंट आते रहता है। अगर आप पढ़ते रहोगे तो फिर हंसी का तो गुब्बारा छूटते रहता है। हम बहुत हैंडसम हैं, ये हमको 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 चाट रहा है। हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हाँ, ये सही हो सकता है। हैंडसम किसको कहते हैं, जो लंबा हो, थोड़ा सा देखने में हो। हम लोग का तो बाले निकल गया है। सुंदरता में बाल का बड़ा योगदान होता है, नहीं होता है।
अब बाल ना हो तो टकले टाइप के लोग रख देते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों में आप देखोगे कि टकले पुरुष को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अपने यहाँ खैर वैसे लोग साइड कर देते हैं उसको। बाल गिरने का मतलब एक और लोग समझ लेते हैं कि इसका उम्र ज्यादा हो गया होगा, बूढ़ा हो गया होगा। ऐसा नहीं है, लेकिन आप देखो भारत में भी सेलिब्रिटी शो जो होता है उस पर आधे टकले ही बैठे रहते हैं, नहीं बैठा रहता है जी। वो जो क्या विशाल ददलानी नाम है, जो सारे गामा में रहता है, वो जिसमें वो नहीं तो क्या है, वो सोनी टीवी पर जो आता है, इंडियन आइडल सब नहीं देखते। कोई बात नहीं, आपकी उम्र भी नहीं हुई अभी देखने की। इसका मतलब ये नहीं है कि बाल कटा लेंगे। हाँ, बहुते होगा कि बालें कटा लेगा। चलिए यहाँ पर आइए। हम सोचते हैं कि बाल ट्रांसप्लांट करा लें तो थोड़ा सा एज कम दिखेगा ना। वैसे भी वैसे भी अभी हमारा एज ज्यादा हुआ नहीं है, 30-31 साल ही हुआ है। ज्यादा लगते हैं क्या हम 30-31 साल से? नहीं लगते हैं। जब सेविंग नहीं करते हैं तो दाढ़ी पका हुआ लगता है, तो थोड़ा ज्यादा एज के लगते होंगे। सेविंग कर लेते हैं तो लगते होंगे 25-26 साल का है ना। अब देखो कोई लिख रहा है हैप्पी बर्थडे। हमारा जन्मदिन कब है ये हमको ही पता नहीं है। हाँ, पहले के माता पिता अपने बच्चा का जन्मदिन याद रखते थे। अब के माता पिता जो है सो अपने बच्चा का जन्मदिन याद रखते हैं या मनाते हैं। हम माँ से पूछे कि हमारे जन्मदिन का कुछ बताओ, तो बोले कि हाँ उतना याद नहीं, इतना याद है कि दिन का समय था, कौन दिन था नहीं था। अब इतना ही उसको याद है कि दिन में तुम पैदा लिए हो। तो कोई नहीं, तो उस समय थोड़े होता था। आजकल तो जैसे ही बच्चा होता है तो लोग लिख लेते हैं इतना टाइम, इतना समय, इतना हुआ, इतने लोग बैठे थे, सब लोग लिख लेता है। फिर बाद में उसका जन्म कुंडली बनाया जाता है। हम लोगों का कुछ है ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था कि हाँ। तो कहाँ से पुराने माता पिता उतने कॉन्शस थोड़े होते थे कि बच्चा हुआ तो अब उसका जन्म कुंडली बनेगा या ये बनेगा। वो लोग समझते थे कि जन्म ले लिया अपना बड़ा हो ही जाएगा, कुछ कमा खटा लेगा। चलिए यहाँ पर आइए। तो ध्यान से देखिए, ज्वार नदमुख में ऑनलाइन वाले भी सीरियस हो जाए। ज्वार नदमुख क्या है? तो नदी का मुहाना है, ठीक है। प्रश्न उत्पन्न होता है किस नदी का मुहाना को हम ज्वार नदमुख कहेंगे, क्योंकि हर एक नदी तो मुहाना बनाएगी ही। तो जब कोई नदी सागर में मिलने के लिए जाती है तो दो कंडीशन हो सकता है। जब सागर में मिलने से पहले वो कई शाखाओं में बट जाए, वितरिकाओं में बट जाए। तो मुहाने पर जाकर अगर कोई नदी वितरिकाओं में बट गई तो वो डेल्टा का फॉर्मेशन करेगी। जैसे आप देखोगे कि हुगली जो है या भागीरथी जो है वो गंगा की वितरिका है, जो बंगाल में जाकर वो अलग ब्रांच में निकलती है और फिर अलग से सागर में जाकर मिल जाती है। तो जो नदी सागर में मिलने से पहले वितरिकाओं में बट जाएगी वो डेल्टा का निर्माण करेगी। और जो नदी सागर में मिलने से पहले सिंगल चैनल से चला गया, यानी कि एक ही मार्ग से होते हुए सागर में जाकर मिल गए, वितरिकाओं में नहीं बटे, तो ऐसे नदी के मुहाना को ही हम लोग क्या कहते हैं? ज्वार नदमुखी ऐश्वर्य। जैसे भारत में कहते हैं कि नर्मदा और ताप्ती जो है ज्वार नदमुखी ऐश्वर्य का निर्माण करती है। तो जो बिना वितरिकाओं में बटेगी वही किसका निर्माण करेगी? ज्वारनदमुख या ऐश्वरी का निर्माण करती है। तो ये तो क्लियर है। अब ये जो ज्वारनदमुख या ऐश्वरी है, तीसरे पॉइंट हम कहेंगे तो ये वो क्षेत्र होता है जहां पर सागर का लवण जल और नदी का फ्रेश वाटर क्या होता है? मिलता है। तो ज्वारनदमुख जो होता है एक संक्रमण पारिस्थितिकी होगा। हम लोग क्या पढ़े थे संक्रमण में, इकोटोन में, कि दो भिन्न पारिस्थितिकी के बीच जो संक्रमण का क्षेत्र है वो क्या है? इकोटोन है। तो ज्वारनदमुख में दो पारिस्थिति क्या मिल रही है? एक नदी और दूसरा महासागर। एक स्वच्छ इकोसिस्टम, एक लवण इकोसिस्टम, इन दोनों के मिश्रण से बनता है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? एक संक्रमणकारी इकोसिस्टम है। चौथा हम कहेंगे कि जो ज्वारनदमुख होता है
यहाँ की पारिस्थितिकी उत्पादकता भी अधिक होती है। हम लोग जब पारिस्थितिकी उत्पादकता पढ़ रहे थे तो याद होगा कि 5-6 एरिया ऐसे हम लोगों ने लिए थे जहां पर इकोसिस्टम की पारिस्थितिकी उत्पादकता क्या थी, ज्यादा थी। तो हाई इकोलॉजिकल प्रोडक्टिव जोन है, उसके हिसाब से यहाँ पर जैव विविधता भी अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, समुद्री जल की तुलना में लवणता कम होगी, और थोड़ा सा नदी का स्वच्छ जल है तो मिश्रित जल है, तो वो जीव भी रह सकता है जो नदी का है, और जो सागर का जीव है वो भी रह सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जैव विविधता क्या होती है, ज्यादा होती है। चौथा ज्वार नद, इसमें तो दिखा नहीं है, लेकिन अगर ये एस्चुअरी है, इसके आसपास वनस्पति हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो ज्वारनदमुख के आसपास की जो वनस्पति होगी वो कौन है, वही मैंग्रोव होगी। कुछ स्थल है तो पर्णपाती वन सब हो सकता है, कुछ सदाबहार वन अगर वो उतने वर्षीय वाला क्षेत्र है तो हो सकता है। तो कुछ यहाँ पर मैंग्रोव जैसी वनस्पतियां भी हो सकती है। ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी में ये जो वनस्पति और खरपतवार होंगे, तो ये महासागर में जाने वाले प्रदूषणकारी पदार्थों को भी क्या करेंगे, रोकते हैं। फिर अगर महासागर के तरफ से ज्वार आए तो ज्वारीय लहर का प्रभाव क्या होगा, ज्वारनदमुख पर ज्यादा जाएगा, क्योंकि ये मुहाना है ना, ये ज्वार का पानी क्या होगा, अंदर तक प्रवेश कर जाता है। तो ज्वारनदमुख जो है, जो लहर होगा यानी कि जो ज्वार होता है, उससे इसका एरिया क्या होता है, ज्यादा प्रभावित होगा। तो ऐसे पारिस्थितिकी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्वारनदमुख या एस्चुअरी के नाम से जानते हैं। बनेगा कैसे, आगे चर्चा करेंगे, पहले थोड़ा सा लिखिए, ज्वारनदमुख की तरफ पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे ज्वारनदमुख में, देखिए यह नदी का मुहाना होता है, पॉइंट वाइज ही, यह नदी का मुहाना होता है, यह नदी का मुहाना होता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, ऐसी नदी, ऐसी नदी जो सागर में मिलने से पहले, ऐसी नदी जो सागर में मिलने से पहले वितरिकाओं में नहीं बटती है, सागर में मिलने से पहले वितरिकाओं में, सागर में मिलने से पहले वितरिकाओं में नहीं बटती है, वितरिकाओं में नहीं बटती है, अर्थात सीधे मार्ग से, अर्थात सीधे मार्ग से, अर्थात सीधे मार्ग से समुद्र में प्रवेश कर जाए, अर्थात सीधे मार्ग से समुद्र में प्रवेश कर जाए, तो उस नदी के मुहाने को, तो उस नदी के मुहाने को ज्वारनदमुख कहते हैं। तो उस नदी के मुहाने को ज्वारनदमुख कहते हैं। लेकिन जैसे भारत में नर्मदा और ताप्ती, जैसे भारत में नर्मदा और ताप्ती। तीसरा पॉइंट, यह एक हेडिंग बना लीजिए, ज्वारनदमुख की विशेषता, ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी की विशेषता, ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी की विशेषता। ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी की विशेषता, पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए यह एक संक्रमण पारिस्थितिकी होता है, यह एक संक्रमण पारिस्थितिकी है। दूसरा पॉइंट, यहाँ की पारिस्थितिकीय उत्पादकता, यहाँ की पारिस्थितिकीय उत्पादकता उच्च होती है, यानी ज्वारनदमुख की यहाँ की पारिस्थितिकीय उत्पादकता उच्च होती है।
फिर अगला पॉइंट लिखिए, ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी में मैंग्रोव और कुछ पर्णपाती जैसे वनस्पति मिलते हैं। ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी में मैंग्रोव और कुछ पर्णपाती जैसे वनस्पति मिलते हैं। पर्णपाती जैसे वनस्पति मिलते हैं। फिर अगला पॉइंट देखिए, उच्च जैव विविधता का क्षेत्र होता है। 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 फिर अगला पॉइंट देखिए, ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी में कम से कम एक ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी में कम से कम एक स्वच्छ जल का स्रोत ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी में कम से कम एक स्वच्छ जल का स्रोत अवश्य होता है। कम से कम एक स्वच्छ जल का स्रोत अवश्य होता है। क्यों होगा? क्योंकि नदी का मुहाना है, तो नदी क्या है? स्वच्छ जल का स्रोत है, तो इसलिए कम से कम इसमें एक स्वच्छ जल का स्रोत अवश्य होगा। इतना तो हम आगे ज्वारनदमुख पे है ना। अब आते हैं लैगून पे। पहले ध्यान से देखिए, ये लैगून है, तो सिंपल सा अर्थ है, सबसे पहले ये समझिए कि लैगून एक प्रकार का तटीय झील होता है। सिंपल शब्दों में, जैसे भारत में उड़ीसा में चिल्का झील है, लैंगून झील है। जैसे तमिलनाडु और आंध्र की सीमा पर पुलिकट झील है, लैंगून झील है। केरल में कई सारी झीलें हैं तटों पर, जैसे बेम्बानाद है, अष्टमुदी है, पुनप्पा मदा है, बहुत सारी झीलें वहां पे। ये सारी क्या है? लैंगून झीलें हैं। तो हम लैगून किसको कहेंगे? तटीय झील को ही क्या कहा जाएगा? लैगून कहा जाएगा। बट होगा क्या लैगून? ध्यान से देखिए, लैगून झील हम उसको कहेंगे जो झील या तो समुद्र से पूरी तरह से कट गया है, या एक या दो चैनल से अभी भी उसका समुद्र से संपर्क है। जैसे इस डायग्राम में क्या है कि इस लैगून झील का एक या दो चैनलों से अभी भी समुद्र से क्या है? संपर्क है। लेकिन अगर यहाँ पर परिस्थितियां ये हो जाए कि ये झील पूरी तरीके से क्या हो जाए? क्लोज्ड हो जाए, बंद हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड लैगून है। ये इसका सागर से संपर्क क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अब आते हैं कहाँ पर? आप जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो उसमें तरंग स्थलाकृति सब चर्चा हुआ था, कुछ याद है? नहीं याद होगा, क्योंकि दोबारा उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों देखेंगे? तो तरंग स्थलाकृति में लैगून का चर्चा हुआ होगा, जो आप ध्यान से देखे नहीं होंगे दोबारा उस पेज को। मान लीजिए कि ये तट है, तो तटीय क्षेत्रों में क्या होता है ना कि इस तरीके से स्थलाकृति पाई जाएगी, तो उसी को आप क्या कहेंगे? लैगून। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है? इधर सागर है ना। तो ये अगर सागर है तो इधर से क्या होगा? समुद्री तरंगे आती है। समुद्री तरंगे जो है अपने साथ क्या लाएगा? तटों की ओर कंकर, पत्थर, बालू, बजरी सब लाएगा ना। तो ये मान लो सागर का कोई एरिया है, और ये आप मान लीजिए क्या है? स्थल है। तो ये क्या होता है ना कि यहाँ पर जब समुद्री तरंगे आती है, तो समुद्री तरंगे अपने साथ क्या लाते हैं? कंकर, पत्थर, बजरी, और तटों के पास उसका वो निक्षेप करते हैं, जिससे सैंड बार का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? सैंड बार, जिसको हम बालू का रोधी कहते हैं। तो ये बालू का रोधी से जब समुद्र का जल घिर जाए तटीय क्षेत्रों में, तो ऐसे झील को ही हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे? लैगून झील कहेंगे। लैगून झील कहते हैं। अब ये जो झीलें होती हैं, संभव है कि एक या एक से अधिक चैनलों से इसका सागर से संपर्क हो भी सकता है। जैसे ये जो झील है, अभी इसका सागर से क्या है? संपर्क है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि सैंड बार पूरी तरीके से इस तरीके से जमा हो जाए
तो ये अब पूरी तरीके से क्या हो गया, क्लोज्ड लैगून हो गया, जिसका अब सागर से बिल्कुल संपर्क क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो इस तरीके से लैंगून झीलों का निर्माण होता है, लैंगून झीलों का निर्माण, यानी ये तीन तरफ से स्थल से घिरा होगा, एक तरफ से इसका सागर से संपर्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एक आध चैनल से हो भी सकते हैं और नहीं भी। क्या ये तरंग स्थलाकृति में नहीं हुआ था चर्चा, हुआ था, याद है कुछ, दोबारा देखते नहीं है आप लोग। तो इसको हम क्या कहेंगे, लैगून कहेंगे, याद रहेगा। तो नीचे में आप लिखिए लैगून में सबसे पहले पॉइंट वाइज ही लिखिए। पहला पॉइंट, लैगून एक प्रकार का तटीय झील है। लैगून एक प्रकार का तटीय झील है। लैगून एक प्रकार का तटीय झील है। जैसे भारत में, जैसे भारत में उड़ीसा में चिल्का झील, जैसे भारत में उड़ीसा में चिल्का झील, जैसे भारत में उड़ीसा में चिल्का झील, कौमा, आंध्र और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील, आंध्र और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील, आंध्र और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील इत्यादि। हम इसमें दो राज्य मेंशन किए हैं पुलिकट झील में, आंध्र और तमिलनाडु, लेकिन आंध्र और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील इत्यादि। अगर प्रश्न कभी ये पूछ ले कि पुलिकट झील किस राज्य में है, और अगर एक राज्य चूज करना होगा तो तमिलनाडु कीजिएगा, मैक्सिमम एरिया उसका कहाँ पर है, तमिलनाडु में। लेकिन अगर दो राज्य है तो तमिलनाडु और आंध्र दोनों होगा। इसी झील से श्रीहरिकोटा द्वीप भारत के मुख्य भूमि से अलग है, जहां पर इसरो का क्या है, सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वहीं पर है। तो ये क्या हो गया, लैगून। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए जब तटीय क्षेत्रों में, जब तटीय क्षेत्रों में, जब तटीय क्षेत्रों में बालुका रोधी से, बालुका रोधी, जब तटीय क्षेत्रों में बालुका, बालुका रोधी से समुद्र का जल, बालुका रोधी से समुद्र का जल घिर जाए, बालुका रोधी से समुद्र का जल घिर जाए, क्लोज्ड हो जाए, तो लैगून का निर्माण होता है। तो लैगून का निर्माण होता है। तो लैगून का निर्माण होता है। अगला पॉइंट लिखिए, लैगून का, लैगून का एक या अधिक चैनल से, लैगून का एक या अधिक चैनल से, लैगून का एक या अधिक चैनल से सागर से संपर्क हो भी सकता है, सागर से संपर्क हो भी सकता है और नहीं भी, सागर से संपर्क हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी। नीचे में हेडिंग हो जाएगा लैगून पारिस्थितिकी की विशेषता, लैगून पारिस्थितिकी की विशेषता, लैगून पारिस्थितिकी की विशेषता। तो पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, यह भी इकोटोन का क्षेत्र होता है, यह भी इकोटोन यानी संक्रमिका, यह भी इकोटोन का क्षेत्र होता है, यह भी इकोटोन का क्षेत्र होता है। दूसरा पॉइंट, इसकी भी पारिस्थितिकीय उत्पादकता उच्च होती है, इसकी भी पारिस्थितिकीय उत्पादकता, इसकी भी पारिस्थितिकीय उत्पादकता उच्च होती है।
पारिस्थितिकी उत्पादकता उच्च होती है। तीसरा पॉइंट देखिए, इसकी लवणता समुद्री लवणता के बराबर होती है। इसकी लवणता सैलिनिटी, इसकी लवणता समुद्री लवणता के बराबर होती है। क्यों होगी बराबर? क्योंकि ये समुद्र का ही जल है ना जो घिर गया है, तो जितनी ओशियन की सैलिनिटी होगी उतनी ही इसकी भी सैलिनिटी होगी। फिर अगला पॉइंट लिखिए, लैगून में स्वच्छ जल का स्रोत हो भी सकता है। लैगून में स्वच्छ जल का स्रोत हो भी सकता है और नहीं भी। लैगून में स्वच्छ जल का स्रोत हो भी सकता है और नहीं भी। बात समझ में आ गई? संभव है कि इसमें कोई नदियां गिर सकती है, तो स्वच्छ जल का स्रोत है, और संभव है कि इसमें कोई नदियां नहीं भी गिरेगी, तो दोनों होगा। लेकिन ज्वारनदमुख में क्या है? स्वच्छ जल का स्रोत होगा ही, क्योंकि वो नदी का मुहाना है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, लेकिन लैगून चूंकि लगभग बंद होता है, क्लोज्ड होता है, लैगून चूंकि लगभग बंद होता है, इसलिए सागरीय तरंग या ज्वारीय लहरों से, इसलिए सागरीय तरंग या ज्वारीय लहरों से, इसलिए सागरीय तरंग या ज्वारीय लहरों से कम प्रभावित होते हैं। तो ज्वारनदमुख क्या होगा? ज्यादा खुला है ना वो, इसलिए सागरीय तरंग और ज्वारीय लहरों से कम प्रभावित होते हैं। फिर अगला पॉइंट, लेकिन लैगून में भी मैंग्रोव जैसी वनस्पतियां पाई जाती है। लैगून में भी मैंग्रोव जैसी वनस्पतियां पाई जाती है। मैंग्रोव जैसी वनस्पतियां पाई जाती है, लेकिन ये भी प्रवासी पक्षियों के आश्रय स्थल होते हैं। ये अगला पॉइंट, ये प्रवासी पक्षियों के आश्रय स्थल होते हैं। प्रवासी पक्षी का क्या अर्थ हुआ? जो दूसरे देश से माइग्रेट करके आया है। प्रवासी पक्षियों के आश्रय स्थल होते हैं, जैसे उड़ीसा का चिल्का झील, जैसे उड़ीसा का चिल्का झील, जैसे उड़ीसा का चिल्का झील। क्लियर है? तो दोनों में क्या है? कुछ समानता है और कुछ क्या है? डिसिमिलरिटी भी है ना? ये ध्यान में रखें। अब एक एक पार्ट दोनों का बचा हुआ है कि ज्वारनदमुख कैसे बनते हैं, कुछ कुछ तो आ ही गया है, और लैगून कैसे बनते हैं, है ना? यहाँ पर आ जाइए। पहले आते हैं कि ज्वारनदमुख कैसे बनता है ना? तो एक तो सिंपल सा अर्थ है कि ज्वारनदमुख बनने की प्रक्रिया क्या है कि एक विवर्तनिक प्रक्रिया होगी ज्वारनदमुख का। और विवर्तनिक प्रक्रिया क्या होगी? तो टेक्टोनिक प्रोसेस से ज्वारनदमुख का निर्माण होगा। जैसे हम भारत में आते हैं और भारत के एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझते हैं ना। भारत में जो पश्चिम तट है ना, जैसे यहाँ पर नर्मदा रिवर है, तो नर्मदा से लेके कन्याकुमारी तक जब आ जाएंगे ना, तो ये तट 3 भागों में बटा हुआ है। तटीय मैदान का ये क्षेत्र है बड़े तौर पर। ऊपर भी तट है लेकिन अभी यहाँ पे, तो नर्मदा रिवर से मरमा गोवा तक का जो क्षेत्र होगा, इसको हम कहते हैं कोंकण तट। क्या कहेंगे इसको? कोंकण तट या कोंकण तटीय मैदान कहेंगे, जो गुजरात और महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र है। मरमागवा से कर्नाटक के न्यू मैंगलोर तक का जो क्षेत्र है, इसको हम लोग कहते हैं कन्नर तट या कनारा तट कहेंगे, या कन्नर तटीय मैदान कहेंगे इसको। और मरमागवा से लेके कन्याकुमारी तक केरल का लगभग तट है, जिसको कहा जाता है मालाबार तट। मालाबार तट कहेंगे, है ना? तो भारत में क्या है, आप ध्यान से देखिए कि यहाँ जो कोंकण तट है ना, यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है नीचे धंसा हुआ है। ये जब हिमालय का उत्थान हो रहा था उसी समय के प्रोसेस से जुड़ा है। अब ध्यान से देखिए क्या है
और उसी से पश्चिम घाट भी अस्तित्व में आया है। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित हुआ तो ये हिस्सा दबेगा और ये क्या होगा, उठा था। और लास्ट में इंडियन प्लेट टिल्ट किया है पश्चिम से पूर्व की ओर, इसलिए आप देखेंगे जो जनरल ग्रेडियंट है प्लेट का या पेनिनसुला का, ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो इस टिल्टेशन के क्रम में जो है ना, पश्चिम घाट का कुछ हिस्सा टूट कर अरब सागर की द्रोणी में गिरा है। तो यहाँ पर डाउन वार्पिंग हुआ है, इसलिए यहाँ का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है कोंकण तट का, वो नीचे धंसा हुआ है। धंसा हुआ है तो यहाँ जल की गहराई क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर नदियां अवसाद लेकर आएगी भी तो वो सागर में क्या होगा, निकल जाएगा, यहाँ पर मुहाने के पास वो जमा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर नर्मदा ताप्ती जो नदियां गिरती है वो किसका निर्माण कर रही है, ज्वारनदमुख का। तो ज्वारनदमुख का निर्माण एक विवर्तनिक प्रक्रिया से भी होता है, पहला हुआ। दूसरा, अब जैसे सिंपल सा अर्थ यही है कि अगर कोई नदियां वितरिका में नहीं बटी, सीधे मार्ग से आ गई, तो वो क्या बना रही है, ज्वारनदमुख बना रही है, यानी वो बना रहे। तीसरा, अगर सी लेवल राइज कर जाए ना, तो लैगून का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और ज्वारनदमुख का अस्तित्व आ जाएगा। अब सी लेवल बढ़ने से कैसे होगा इन दोनों पर प्रभाव, आप ध्यान से देखो। आज समुद्र का किनारा यहाँ पर है ना, अब समुद्र तल बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे समुद्र तल बढ़ेगा जल क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। और जब जल ऊपर की ओर गया तो ये लैगून किस में आ गया, समुद्र में आ गया, समुद्र के पेट में आ गया, इसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर समुद्र ऊपर बढ़ रहा है और कोई नदी मान लो यहाँ पर आने के बाद यहाँ तक आई और वितरिका में बट रही थी, बात समझ रहे हैं ना। अब सी लेवल बढ़ के यहाँ तक आ गया तो इसकी वितरिका क्या हो गई, खत्म हो गई, और सिंगल नदी अब कहाँ पर जा रही है, महासागर में जा रही है। तो अगर सी लेवल राइज किया, ज्वारनदमुख का अस्तित्व आ जाएगा, लैगून का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और दूसरा क्या बताया कि अगर नदी सिंगल मार्ग से महासागर में आ रही है तो क्या बना, वितरिका। और तीसरा प्रोसेस विवर्तनिक धसाव से, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ पर मिलता है, भारत में। ठीक है, लैगून कैसे बने, एक प्रोसेस तो आप जान गए हैं कि जो समुद्री तरंगे आएगी, ये जो निक्षेप हुआ होगा यहाँ पे किससे हुआ होगा, ये समुद्री तरंग ही किया होगा। तो अगर समुद्री लहर आए और यहाँ पर बालू कंकर पत्थर बजरी का निक्षेप कर दे, तो ये जो जल है समुद्र से क्या हो चुका है, कट चुका है, लैगून का रूप आ गया। तो एक तो तटीय क्षेत्रों में समुद्री तरंगों के द्वारा सैंड बार का निर्माण किया जाता है, और उस सैंड बार से जब समुद्र का जल घिर जाए तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, लैगून का। एक, क्या अगर सी लेवल डाउन जाए तो लैगून का अस्तित्व आ जाएगा, आज यहाँ पर है, और जब समुद्र तल डाउन जाएगा और घिरा हुआ है तो इसका अस्तित्व तो और आ जाएगा ना। बात समझ में आ रही है कि अभी सी लेवल यहाँ है, अब ये सी लेवल यहाँ पर आ जाए, नीचे जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो चरित्र है और निखर कर आ जाएगा। तो सी लेवल राइज किया, लैगून खत्म, ज्वारनदमुख बना। सी लेवल डाउन किया, लैगून का अस्तित्व आना शुरू हो जाएगा। तो ज्वारनदमुख पर क्या प्रभाव होगा, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, क्योंकि समुद्र पीछे चला गया, तो हो सकता है आगे अब नदियां क्या कर सकती है, वितरिका बना देगी, तो वहां पर जाकर वो क्या होगा, ज्वारनदमुख का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आई बात समझ में। तो लिखिए ज्वारनदमुख का निर्माण, ज्वारनदमुख की तरफ लिखिए, ज्वारनदमुख का निर्माण, ज्वारनदमुख का निर्माण है ना, लिखेंगे इसमें। लिखिए ज्वारनदमुख का निर्माण 3 प्रकार से संभव है। ज्वारनदमुख का निर्माण 3 प्रकार से संभव है। ज्वारनदमुख का निर्माण 3 प्रकार से संभव है। ज्वारनदमुख का निर्माण 3 प्रकार से संभव है, डैश दे के पहला। देखिए नदियां वितरिकाओं में बटे बिना, नदियां वितरिकाओं में बटे बिना, नदियां वितरिकाओं में बटे बिना सीधे मार्ग से, नदियां वितरिकाओं में बटे बिना सीधे मार्ग से महासागर में मिल जाए,
सीधे मार्ग से महासागर में मिल जाए, वितरिकाओं में बटे बिना सीधे मार्ग से महासागर में मिल जाए। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि मग्न तट पढ़े हैं ना हम लोग फिजिकल भूगोल में, यदि मग्न तट का विवर्तनिक धंसाव हो जाए, यदि मग्न तट का विवर्तनिक धंसाव हो जाए, डाउन वार्पिंग हो जाए, यदि मग्न तट का विवर्तनिक धंसाव हो जाए, जैसे भारत में कोंकण तट, जैसे भारत में कोंकण तट, जैसे भारत में कोंकण तट, जैसे भारत में कोंकण तट लिखिए। इसलिए नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां, इसलिए नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां, इसलिए नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां ज्वारनदमुख बनाती है, क्योंकि वहां का तट क्या है, धंसा है। इसलिए नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां ज्वारनदमुख बनाती है। तीसरा देखिए, यदि समुद्र तल में वृद्धि हो जाए, यदि समुद्र तल बढ़ जाए, यदि समुद्र तल बढ़ जाए, क्लियर है, तो इस तीन तरीके से क्या बन रहा है, ज्वारनदमुख। लैगून की तरफ जाएंगे और लिखेंगे लैगून का निर्माण, लैगून का निर्माण, लैगून का निर्माण, इसमें लिखेंगे लैगून के निर्माण में लिखिए तटीय क्षेत्रों में समुद्री तरंगों के द्वारा, तटीय क्षेत्रों में समुद्री तरंगों के द्वारा, समुद्री तरंगों के द्वारा निर्मित, समुद्री तरंगों के द्वारा निर्मित बालुका रोधी से, बालुका रोधी से, बालुका रोधी से समुद्री जल के घिर जाने से, बालुका रोधी से समुद्री जल के घिर जाने से, बालुका रोधी से समुद्री जल के घिर जाने से, पहला। और दूसरा, समुद्र तल में गिरावट से, समुद्र तल सी लेवल, समुद्र तल में गिरावट से, समुद्र तल में गिरावट से, समुद्र तल में गिरावट से। प्रश्न कंपैरिजन करके पीटी में आएगा कि ज्वारनदमुख और लैगून में क्या अंतर है, या क्या सही है क्या गलत है, इस तरीके से। लेकिन मैं एक बार फिर से देखता हूँ, आपको बताता हूँ कि इस टॉपिक को समझना कैसे है। अब ध्यान से सुनिए, कुछ कुछ चीज़ें पहले हो चुकी थी, यहाँ लिखाया नहीं गया है, बट आपके दिमाग में इस टॉपिक का स्कैनिंग कैसे होना चाहिए। पहला, ज्वारनदमुख क्या है, ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी की विशेषता, ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी से मिलने वाले लाभ, ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी के समक्ष चुनौती, ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी का निर्माण, ये टॉपिक में होगा। क्योंकि लाभ क्या है पढ़ चुके हैं, चुनौती क्या है पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके जो इस टॉपिक के प्रति सोच होना चाहिए इसी तरीके से। लैगून में भी क्या, लैगून क्या है, लैगून बनने की प्रक्रिया क्या है, लैगून पारिस्थितिकी के लाभ, लैगून पारिस्थितिकी के समक्ष चुनौती, क्लियर है। यही टॉपिक का फॉर्मेटिंग रहेगा। क्योंकि चुनौती लाभ पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको रिपीट नहीं किया। आज की कक्षा में हम यहीं रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल पेपर का क्लास चलता है। तो हम मिलेंगे कल, झील पारिस्थितिकी पढ़ेंगे, और झील होने के बाद महासागरीय पर्यावरण में चलेंगे, ठीक है। तो सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है, मिलेंगे कल यहाँ से हम लोग।